Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Ramज़ान pursuing B.Ed from मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसे हम एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे ले रहे हैं। तो आज ये समझ सकते हैं आप, प्रैक्टिस सेट जो हमारा है वो 18 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले टोटल हमारे 17 हो गए, उन 17 को देख लीजिए और इंक्लूडिंग 18 को भी। तो अगर 18 को आप देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मानू में किस तरह के पेपर्स बनते हैं। तो इसी तरह के कुछ पेपर्स चूँकि मैं डेली टाइप करके लाता था, आज मैं जो जनरल कह सकते हैं कि जनरल ये नॉलेज है, जिसको उर्दू में बोलते हैं आम मालूमात, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जो आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ये 15 क्वेश्चंस आपको मतलब हर लेवल के मिलेंगे, स्टेट लेवल के मिल जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल के, गेम से रिलेटेड। जैसा कि मानो कि आपके एसएसटी का जो पोर्शन होता है उसमें, या फिर जनरल के जो पोर्शन होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं माजरत चाहता हूं कि आज मैं टाइप करके नहीं ला पाया, थोड़ा स्कैर्सिटी ऑफ टाइम की वजह से, तो टाइम नहीं मिल पाया मुझे कि मैं टाइप कर सकूँ। तो हैंड रिटन या कह सकते हैं मैनुअल लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन मैटर नहीं करता है कि आप टाइप करके ला रहे हैं या फिर लिख के ला रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है वो रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो इस पे आप कंसंट्रेट करें, ये नहीं कि टाइप किया हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा, टाइप किया हुआ नहीं तो अच्छा नहीं। फ़र्क इतना है, अगर मैं चाहता इसी को टाइप करता तो ये अच्छा लगता देखने में, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकन है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो फिर इसको टाइप करके लाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, और आउट ऑफ 15 कितने सही हो रहे हैं तो उसे भी बताइएगा। और एक मरतबा अभी लाइक कर दीजिए फ़ौरन, और पहली बार चैनल पे जो लोग आए हैं या नए जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और कमेंट करेंगे लास्ट में कि ये वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फीफा कप किस खेल से मुताल्लिक है? फीफा कप किस खेल से मुताल्लिक है? ऑप्शंस में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ। तो किससे मुताल्लिक है? फीफा कप किस खेल से मुताल्लिक है? फ्रॉम विच गेम फीफा कप बिलोंग्स टू, ठीक है। तो किससे ये रिलेट करता है या जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है कि किससे संबंधित है। तो ऑप्शंस यहाँ जो दिए गए हैं उसके हवाले से देखते हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, गोल्फ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, फुटबॉल। तो सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है कि ईरान की राजधानी कहाँ है। बगदाद, काबुल, तेहरान या बर्लिन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है। तो राजधानी को राजधानी ही मान के चलिए, इसलिए कि उर्दू में भी वही बोला जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो कैपिटल को राजधानी बोलते हैं। तो बताना है कि ईरान की राजधानी कहाँ है, बगदाद, काबुल, तेहरान या बर्लिन। तो आप लोग आंसर करने की कोशिश करें, या कॉपी लेके जो बैठे हैं या आंसर और अपने से टैकल कर रहे हैं तो वो लोग भी टैकल करें और अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो सकता है। और सारे की जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्हें याद कर लें, इसलिए कि वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बुक्स से क्वेश्चन बन जाता है, गेम से बन जाता है, प्लेयर से बन जाता है, कंट्रीज से बन जाता है, स्टेट से बन जाता है। तो इन तमाम को आपको देखते हुए चलना है। डेज से बन जाता है, सेलिब्रेशन डेज से बन जाता है, ठीक है, और पर्सनालिटीज से बन जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं से उठ के आ जाते हैं। इसी वजह से मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ डाल करके आपको क्लू दे दिया हूँ कि इन क्वेश्चन को भी देखने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल सवाल नंबर 2 का जो राइट होगा वो तेहरान, बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, तेहरान, ठीक है। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। बर्लिन जो है ये कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। तो बर्लिन ये आपका जर्मनी की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? करेंसी को हिंदी में देखेंगे तो मुद्रा बोलते हैं इसे, और उर्दू में करेंसी रखी है। अदरवाइज़ इसकी और अच्छी उर्दू आप चाहते हैं तो सिक्का राइजुल वक्त बोलते हैं इसे, सिक्का राइजुल वक्त। सिक्का राइजुल वक्त देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मानू में पूछ लें, इसलिए कि मानू में क्वेश्चंस के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अजीबो गरीब होते हैं, देखने में बहुत कम मिलते हैं। तो चूँकि ये उर्दू उसकी बनती है करेंसी का, सिक्का राजुल वक्त, वो डाल सकते हैं सिक्का राजुल वक्त, क्योंकि उर्दू को मानू का मेन मकसद है कि उर्दू को प्रमोट किया जाए, ठीक है। उर्दू के डेवलपमेंट के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो पूछ लिया जा सकता है। तो आप इसे रखिए, मुद्रा हिंदी में, ध्यान रखिए करेंसी इंग्लिश में, और फिर सिक्का राजुल वक्त क्या है बांग्लादेश की करेंसी? रुपया है, टका है, रियाल है या नगोल्ट्रॉन। तो क्या होगा इसका सही
ऑप्शन रुपया आपको पता है कि हिंदुस्तान का है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का जो राइट होगा पहले बता दूँ वो आपका जो है टका है, ठीक है। तो बांग्लादेश की करेंसी जो है टका है और रियाल जो है सऊदी अरबिया का है। नगोट्रल जो है ये कहाँ का है, ये भूटान का है, ठीक है। तो ये आपका भूटान का हो जाएगा। तो ये फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप जहन नशीन रखने की कोशिश करें ताकि इंक्लूड करके एक सवाल से हम कई सवालात हल कर सके। तो सबसे बड़ा मसला जो होता है लैंग्वेज का, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं बहुत जनरल डाला हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप थोड़ी बहुत उर्दू जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर देखते हैं, जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है। जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है आपको बताना है, इसलिए कि हर स्टेट के पार्लियामेंट का अलग अलग नाम है। तो जापान के बारे में पूछा जा रहा है, डाइट, शूरा, मजलिस, कांग्रेस। तो क्या है जापान के पार्लियामेंट का नाम, जिस तरह हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद, ठीक है। तो जापान के पार्लियामेंट का क्या नाम है आपको बताना है। 4 का सही जवाब क्या होगा। 4 का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल ये जो डाइट है, ये डाइट है आपकी जापान के पार्लियामेंट का नाम है। तो जापान के पार्लियामेंट के नाम को हम डाइट के नाम से जानते हैं। कांग्रेस जो है ये आपका अमेरिका का है, ठीक है। तो ये आप जहन नशीन कर लीजिए कि डाइट के बारे में पूछा गया, तो डाइट जो है आपका जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और फिर हम उस पर और मेहनत करने की मज़ीद कोशिश करते हैं। तो 5 नंबर सवाल देखते हैं, गुजरात की दारुल हुकूमत कहाँ है। गुजरात की दारुल हुकूमत कहाँ है। दारुल हुकूमत कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे एक तरह का ये कैपिटल के माने में है। दारुल हुकूमत वहाँ पे राजधानी दे दिया था, दारुल हुकूमत दे दिया। तो दारुल हुकूमत एग्जैक्ट उर्दू मान के चलिए, दारुल हुकूमत देगा या फिर आपका कैपिटल दे देगा या फिर आपका जो है और राजधानी दे देगा। तो यही वर्ड्स आएंगे अगर दारुल हुकूमत या जिसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है, राजधानी से संबंधित पूछा जाएगा तो ऐसे ही वर्ड्स आएंगे। तो वर्ड्स पे भी आपको गौर करना है। पनाजी है, पटना है, गांधीनगर या चंडीगढ़। तो कहाँ की क्या राजधानी है, ठीक है। गुजरात की दारुल हुकूमत क्या है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो गुजरात की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या होगा 5 का सही जवाब। 5 का सही जवाब के जाने बगैर जाएंगे तो ये गांधीनगर जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। पनाजी जो है ये गोवा की राजधानी है। कहाँ की, गोवा की राजधानी है। तो यहाँ पे हो गया पटना, प्रसिद्ध स्टेट बिहार का है ये, ठीक है। चंडीगढ़ ये आप कहाँ का है, ये आपका पंजाब और हरियाणा का है। तो ये एलिमिनेशन मेथड एक होता है। क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। अगर पूछा जा रहा है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, आपको पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि पटना जो है बिहार में है, तो इसे आप निकाल देंगे और इसके बारे में अभी अगर पता है तो आप निकाल देंगे। तो अब बचेगा 2, आपका गांधीनगर या पनाजी। तो दोनों में से आपके पास ऑप्शन बहुत कम रहते हैं, ज़्यादा चांसेस इस तरह से आपके सवालात के सही होने के होते हैं। तो पहले आप कोशिश करें कि जिसको पता है उसको आप निकाल दीजिए कि ये हो नहीं सकता, इसके बारे में मैं श्योर हूँ कि ये कहाँ की राजधानी है। तो ये मेथड एक अच्छा मेथड होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं 2 या 1 आपको पता है तो उसे एलिमिनेट करके आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये ट्रिक है। मैं ट्रिक के रिलेटेड भी बात करूंगा कि ट्रिक आप कैसे अपनाएंगे मानो के एंट्रेंस में कि आपके सवालात जो मुमकिन हल होंगे। स्पेशली और ट्रिक्स तो आप जानते होंगे, लेकिन उर्दू के सवालात को देख के, उर्दू के अल्फाज को देख के आप क्वेश्चन तक कैसे पहुँचेंगे उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि उसे बनाया जाए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा, उस पर कोशिश करूँगा मैं बना दूँ। तो बिहार के गवर्नर कौन हैं। 6 नंबर, बिहार के गवर्नर कौन है। तो ये आपके बिहार के गवर्नर से संबंधित पूछ रहा हूँ मैं, सवाल सेट किया हूँ। फागू चौहान, सत्यपाल मलिक, गंगा प्रसाद, कलराज मिश्रा। तो क्या होगा इसका 6 का सही जवाब। 6 का सही जवाब देखते हैं बिहार के गवर्नर का। तो राज्यपाल जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको राज्यपाल बोलते हैं। चूँकि गवर्नर काफ़ी मुस्तमल है तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हाकिम के माने में भी ये इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसको हाकिम कहते हैं। तो बिहार के हाकिम का क्या नाम है। तो हाकिम अगर आए तो आप समझ जाइए कि इंग्लिश में उसको गवर्नर बोलते हैं और हिंदी में उसको राज्यपाल बोलते हैं। तो आप अगर सवाल समझेंगे तभी तो आंसर तक आप पहुँचेंगे, अदरवाइज़ आपको कुछ और पूछा जा रहा है, गवर्नर आप हाकिम नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं हो सकता है कि आप गंगा प्रसाद के ओहदे को आप आंसर मान ले रहे हैं या फिर सत्यपाल मलिक के ओहदे को मान ले रहे हैं। जब आप समझेंगे वर्ड्स को तो आंसर आपको पूरा करेक्ट होगा कि 6 का ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कौन है।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कौन है? तो ये कह सकते हैं कि ये जीके का पोर्शन कहीं न कहीं है, क्योंकि ये करंट सिचुएशन में चल रहा है और ये क्वेश्चन तो मतलब हर कोई कर लेगा, पता है, इट्स क्लियर नाउ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कौन है? अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी। तो पता है कि ये कह सकते हैं कि एक बहादुर सीएम है ये वहाँ वेस्ट बंगाल की, तो इनके बारे में हर कोई जानता है। तो एलिमिनेशन मेथड आपको अपनाना है, ठीक है। अगर इनके बारे में पता हो गया तो यहाँ निकाल दीजिए वेस्ट बंगाल का, और पूछा जा रहा उत्तर के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इसमें से दो में कन्फ्यूजन अगर है तो आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा आंसर के सही होने के होते हैं। अगर एग्जैक्ट पता है तो आँख बंद करके आप आंसर करके आगे बढ़िए। तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम का सदर मकाम कहाँ है? अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम का सदर मकाम कहाँ है? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इसे क्या है, इसे क्या कहते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं तो कैसे क्या करेंगे आप। इसको बोलते हैं यूएनओ। क्या बोलते हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम को कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम को क्या कहते हैं। तो आपको लिखने पड़ेगा, या तो पूछ लेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, सदर मकाम। देख रहे हैं यहाँ पे हेड क्वार्टर को क्या बोलते हैं? सदर मकाम, हेड क्वार्टर। आप इसको लिख लीजिए कि हेड क्वार्टर को क्या बोलते हैं। किसी का हेड क्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो सदर मकाम दिया जाएगा। तो सदर मकाम अगर देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे तो आप आंसर कैसे करेंगे? कीवर्ड तो आपका सदर मकाम ही पूछा जा रहा है, तो लेकिन सदर मकाम को नहीं समझेंगे तो आंसर आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कीवर्ड्स को पकड़ने की ज़रूरत है, आंसर आपका खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो यूएनओ को आप समझ लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम को कहते हैं। कभी कभी पूछ लेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम की स्थापना कब हुई, या अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम की बुनियाद कब रखी गई, नींव कब डाली गई, ठीक है, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया। तो आप समझेंगे तभी तो कर पाएंगे कि यूएनओ को बोलते हैं। तो इसी वजह से आप उसे लिख लीजिए, उस वर्ड को, अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम को यूएनओ के नाम से। जिनेवा ऑप्शन दिया है, न्यूयॉर्क दिया है, पेरिस दिया है, फ्रांस दिया है। तो 8 का सही जवाब क्या होगा? 8 का सही जवाब यहाँ पे न्यूयॉर्क बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम का सदर मकाम न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर दिफ़ा कौन हैं? हिंदुस्तान के वज़ीर दिफ़ा कौन है? वज़ीर दिफ़ा, यहाँ भी आपको वर्ड समझना है, कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश स्ट्रीम से आए हैं, मीडियम से आए तो आपको दिक्कत होगी। वज़ीर दिफ़ा को कहते हैं हिंदी में रक्षा मंत्री। क्या कहते हैं? रक्षा मंत्री। हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं राइटिंग, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसको बोलते हैं रक्षा मंत्री, ठीक है। तो आप ये इसलिए मैं बताता हूँ हिंदी इंग्लिश कि आप वज़ीर दिफ़ा, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, कि आप तीनों में से कोई सा भी वर्ड्स पकड़ लेंगे तो अगर वहाँ पे आएगा तो आप उसे आंसर कर देंगे। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर, MINISTER, डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं वज़ीर दिफ़ा को। तो ये आपको समझना है कि वज़ीर दिफ़ा को रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम या पीयूष गोयल। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 9 का सही ऑप्शन क्या होगा? 9 का सही ऑप्शन आपको पहले एलिमिनेशन मेथड अपनाना है कि अमित शाह चर्चे में है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ठीक है, इनका कहते हैं गृह मंत्री या होम मिनिस्टर कहते हैं। पीयूष गोयल को हम किस नाम से जानते हैं? रेल मिनिस्टर, ठीक है। तो ये दो को एलिमिनेट करने के बाद या तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर जो आपको पता है उसके बारे में उसको आप एलिमिनेट करेंगे, जो नहीं पता। ऐसा नहीं कि आप इसी को, बल्कि आपको अपने हिसाब से इसे करना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हिंदुस्तान के वज़ीर दिफ़ा, वो 9 का क्या होगा? बिल्कुल 9 का ऑप्शन 1 जो है राजनाथ सिंह, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि आईने अकबरी के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए मैं बोला था ना, मैं बुक से और गेम से, पर्सनालिटीज़ से, स्टेट से, करेंसी से, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एक तरह का मर्ज क्वेश्चन है, ओवरऑल रिव्यू करके मैं बनाया हूँ। इसी वजह से मैं टाइप नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत, क्योंकि टाइप करने के बाद ये थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मैं दे रहा हूँ। आईने अकबरी के मुसन्निफ़ कौन है? आईने अकबरी के मुसन्निफ़ कौन है? अबुल फजल, कौटिल्य, कालिदास, बंकिम चंद्र चटर्जी। आईने अकबरी का, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? अर्थशास्त्र एक बुक है, वो कौटिल्य की है। किसकी? अर्थशास्त्र।
सुन लीजिए, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ जो है उससे नेशनल हमारा जो सॉन्ग है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, मतलब अखज़ किया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक है आनंद मठ। तो वहाँ से हम क्या, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, कौमी कह सकते हैं कि हम कौमी गीत जो है हमारा है, वहाँ से लिया गया है उसे। तो ये नहीं, आईना अकबरी जो है अबुल फज़ल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका, सॉरी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल फज़ल। तो आईना अकबरी के मुसन्निफ़ अबुल फज़ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी कहाँ पर लगता है मेला। इट्स मीन कि एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला कहाँ पर लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला कहाँ पर लगता है आपको बताना है। सोनपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा। चूँकि आप एजुकेशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम और ये क्वेश्चन मैं देखा था टीईटी के एग्ज़ाम में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये चूँकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जब ये सवाल पूछा जा सकता है, तो बीएड में तो चूँकि टेट या सीटेट में दाखिल होने की एक तरह का रास्ता है वो, तो यहाँ तो चांसेस हैं, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला कहाँ पर लगता है, चूँकि पूरे एशिया लेवल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का इंटरनेशनल लेवल का सवाल बन गया, तो इस वजह से मैं इसको दाखिल किया हूँ। तो एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला को क्या बोलते हैं, कैटल फेयर। कैटल फेयर, FAIR, CATTLE FAIR, कैटल फेयर को बोलते हैं मवेशी मेला। तो ये वर्ड्स आप समझ लीजिए। ऑप्शन आपके सोनपुर है, भागलपुर है, गया है, दरभंगा है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन। ये सारे जो यहाँ पे मकामात दिए गए हैं, लोकेशंस हैं, ये सारे के सारे आपके बिहार के हैं। तो 11 का सही जो होगा वो बिल्कुल सोनपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला कैटल फेयर लगता है वो सोनपुर, बिहार में लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मौर्य सल्तनत का बानी कौन है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी का स्थापक कौन है। बानी को क्या बोलते हैं, स्थापक। जिनको नहीं पता प्लीज़ जो सुनिए, जिनको पता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें कि जिनको नहीं पता है वो इससे कुछ हासिल कर सके, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो स्थापक बोलते हैं, ठीक है, या इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को बनाना। तो चंद्रगुप्त है, अशोका, बिम्बिसारा या कोई नहीं। तो मौर्य सल्तनत का बानी किसको माना जाता है। 12 का सही ऑप्शन क्या होगा। 12 का सही ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो 12 का ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को हम मौर्य सल्तनत का बानी मानते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन कह सकते हैं एक तरह का रिवोल्यूशन होता है। क्या होता है, आंदोलन। आंदोलन को तो समझ रहे होंगे, हिंदी में बोलते हैं, और इसी को उर्दू में इनकलाब के माने में आ जाता है और इंग्लिश में रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था। चंपारण जो आंदोलन हुआ था, रिवोल्यूशन हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, किस इशू को रेज करते हुए, ठीक है, हुआ था ये। नील की खेती, अफीम या फिर अफीम। तो किसके लिए हुआ था। तो ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो इंडियंस को क्या करते थे, वो कॉम्पेल करते थे, मजबूर करते थे कि वो खेती करें। किसकी, नील की खेती की, और अफीम जो है उसकी, इसको बोलते हैं अपियूम, इंग्लिश में OPIUM, ठीक है। एक तरह का ड्रग्स होता है, जो एडिक्टेड लोग होते हैं, मतलब नशा के आदी लोग होते हैं, वो इसको लेते हैं। तो चूँकि चंपारण आंदोलन के जो हुआ था वो नील की खेती के ख़िलाफ़ हुआ था। नील की खेती जो ब्रिटिश होते थे वो सोचते थे कि हिंदुस्तानी नील की खेती करें, और नील की खेती को करवा करके वो अपने देश ले आते थे और उसका बहुत ही कम फ़ायदा देते थे हिंदुस्तानियों को। नील की खेती को कहते हैं इंडिगो फार्मिंग, इंडिगो FARMING, इंडिगो फार्मिंग सुन लीजिए इसको, ठीक है। तो इंडिगो फार्मिंग हो जाएगा। तो नील की खेती यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मिथिला पेंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है। मिथिला पेंटिंग काफ़ी मशहूर पेंटिंग है, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में बड़े बड़े एग्ज़ाम में, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे मतलब प्लेसेस हैं या
यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आपके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मिथिला पेंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है? मधुबनी पेंटिंग के नाम से, या उपन्यामन के पेंटिंग के नाम से, या कोई नहीं। 3 ही ऑप्शन यहाँ पे मैं दिया हूँ। तो मिथिला पेंटिंग को हम जो और नाम से जानते हैं वो मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। काफ़ी मशहूर पेंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो पेंटिंग बनाया जाता है किस चीज़ से वो बनाया जाता है। कभी कभी तो जो बनाया जाता है आपका उसमें एक तरह का चूना होता है, ठीक है, लाइम जिसको बोलते हैं, स्टोन लाइम। ये आपका सीटेट के भी एग्ज़ाम में पूछा था, स्टोन लाइम और जो होता है ना, क्या नाम है, राइस पाउडर, ड्राई राइस पाउडर जो होता है उससे, तो चूना और चावल पीस करके उसे मिला करके बनाया जाता है। तो ये एक फीचर है उसकी। तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं और मानो कि प्रिपरेशन करना चाहते हो यहाँ से, आपकी अच्छी तैयारी होगी, लेकिन शर्त है कि आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर 9839742161 9839742161। इस पर आप मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अपना नाम प्लीज़ लिखिएगा आप लोग, ताकि मैं उस नाम से आपको ऐड करूं वहाँ पे, ठीक है। तो मिथिला पेंटिंग हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? तो आप लोग मुझे ब्लॉगर पे भी फॉलो करते हैं, मानू से कर सकते हैं। मानू से रिलेटेड मैं वहाँ पे PDF जो मैं बनाता हूँ वहाँ डाल देता हूँ, तो आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे PDF के शक्ल में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो वहाँ भी आप मुझे मेरे प्लेलिस्ट ही में ऊपर ही आपको मिल जाएगा ब्लॉगर का लिंक, वहाँ जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी पोस्ट मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली पहुँच जाएगा। तो 15 का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? फॉर व्हाट वर्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ फेमस? किस काम के लिए वो मशहूर हैं? डांस के लिए, आर्ट के लिए, म्यूज़िक के लिए, या पेंटिंग के लिए, ठीक है। डांस को बोलते हैं रक्कासी, ठीक है, रक्कासी बोलते हैं इसे, रक्स करना, डांस करना। आर्ट को बोलते हैं फ़न। म्यूज़िक को बोलते हैं मौसीकी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। म्यूज़िक को क्या बोलते हैं उर्दू में? मौसीकी। मानू में मुझे पता है कि देगा तो म्यूज़िक नहीं देगा, मौसीकी ही देगा, ठीक है। मौसीकी आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिए, यहाँ पे म्यूज़िक के भरोसे आप मत रहिए। तो अगर दे देगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ के लिए मशहूर हैं, तो रक्कासी के लिए दे देगा, फ़नकारी के लिए देगा, मौसीकी के लिए देगा, या मतलब रंग के लिए दे देगा, रंगकारी के लिए दे देगा, इस तरह देगा। तो मौसीकी आपको जहन नशीन रखना है कि ये म्यूज़िक से संबंधित है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे। आप दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी 18 पार्ट्स के साथ, पार्ट नंबर 18 के साथ, और वहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे वो भी अच्छे से, ताकि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदे दे सके क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।